भुवन जी, देश अब के तो आप संसाधनों भी पर कब्जा कांग्रेस के करने की साथ हो गतिविधि लिए शुरू होने हैं, तो वाली है। आपको क्या लगता है कि क्या यही वजह है कि मतलब आरएसएस का नाम आया नहीं और आप जो है खिलाफत करने लग जाएंगे, बस इतनी सी ही बात है? तो क्या यही मेरिट है? जितने भी 88 जो पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, 88 पुस्तकें, उसका क्या यही मेरिट है कि वो संघ से जुड़ा होना चाहिए? सर मैं लौटती हूँ आपके पास। भुवन जी से मैंने ये सवाल लिया था। हाँ भुवन जी, आप बोलिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब से ये सरकार आई है हम ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार उनके जो आरएसएस के कार्यक्रमों में कर्मचारियों के हिस्से लेने पे इन्होंने जो पाबंदी थी उसको हटाने का काम करा, उसको शुरू करने का काम करा। उसके बाद आप देख पाती हैं कि कौन से लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान में जिन्ना की मज़ार पे जाकर वहाँ पर सजदा करते थे। आपने देखा होगा वो कौन से लोग थे जो वहाँ पर बिना बुलाए बिरयानी खाने गए थे। और जो अब ये लोग गॉडसे की जो विचारधारा है उस पर चलने वाले लोग निश्चित तौर पे अब चाहते हैं कि आरएसएस का एजेंडा किताबों में आए, ताकि जो विद्यार्थियों की विचारधारा है उसको शुरू से आरएसएस की विचारधारा से जोड़ा जाए। और हमें लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी कारण से इन पर रोक लगाने का काम करा, जिन्हें लौह पुरुष कहते हैं। गुजरात के वो थे, उन्होंने गृह मंत्री थे देश के। उन्होंने इनकी विचारधारा के देखते हुए, इनके नफरती एजेंडे को देखते हुए इनको प्रतिबंध करने का काम करा। और आरएसएस के बारे में ज़्यादा क्या कहना, 52 साल देश के जिस संस्था ने अपने देश का झंडा ना लगाया हो उसके बारे में बोल दो। मैं बीच में नहीं बोला सर। सर अगर आप सर अगर आपको बीच में बोलवाना सीखा फिर कोई नहीं बोल पाएगा। मेरी आवाज़ भगवान ने बहुत बुलंद करी है, मैं बदतमीजी ना करता हूँ ना करने देता हूँ। समीर जी, ड्यू रिस्पेक्ट, बीच में मत बोलिएगा, मेरा टाइम है, समाजवादी पार्टी का टाइम। आपके टाइम में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। विषय में आपसे कहना चाहता हूँ। तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, आज जिनको मौका मिला है और ये चाहते हैं कि जो बच्चों पे के जैसा इनका पूरे देश में एजेंडा चल रहा है नफरत फैलाने का, बच्चों के मस्तिष्क में अभी से आरएसएस की विचारधारा डालकर उनका जो भारत का जो सेकुलर फॉर्म है उसको तोड़ दिया जाए, ये इनकी चेष्टा है। लेकिन इस देश का जो लोकतंत्र है जिसकी इन्होंने हत्या करने की कोशिश करी चंडीगढ़ में, पूरा तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। वरना ये तो चाहते थे कि चुनाव भी ना हो। भारतीय जनता पार्टी देश को इस दिशा में ले जाना चाहती, पूरे देश ने देखा। वो तो सुप्रीम कोर्ट की कृपा रही शिखा जी, हमको और आपको और देश को न्याय मिल पाया। वरना ये तो लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग। मैं निश्चित तौर पर कैसे क्या खत्म किया आरएसएस के लोगों ने, कैसे खत्म किया? जब आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, फिर मैं डॉक्टर विवेक आपके पास आऊंगी, क्योंकि भुवन जी जो है बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। डेमोक्रेसी की बात हो रही है, जो पूरे दुनिया की जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लेकिन भुवन जी आप मुझे जवाब दीजिए पहले। आपको चंडीगढ़ का प्रकरण याद है कि नहीं याद है? चंडीगढ़ में पंकज विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे समाजवादी पार्टी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हुई चंडीगढ़ में, और वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम लोगों को न्याय मिला। ऑन कैमरा इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी, ये पूरे देश ने देखा। ठीक है पंकज जी देखिए, मैं 3-4 उदाहरण देता हूँ। इस देश में सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन किए थे कांग्रेस की सरकार ने। नेहरू की सरकार ने पहला संशोधन किया, इंदिरा गांधी ने संविधान को रौंद कर आपातकाल लगाया, राजीव गांधी ने तुष्टीकरण के लिए शाहबानो केस में फैसला आने के बाद संविधान बदल दिया, राहुल गांधी ने संविधान के आदेश को, मनमोहन सिंह के आदेश को फाड़कर फेंक दिया। हमसे बात करते हैं संविधान बदलने की और झंडा संहिता की बात करते हैं। देश में प्रतिबंध था झंडा फहराने पर। नवीन चिंतल जो आज हमारे सांसद, उनकी याचिका पर लगा तो प्रतिबंध में झंडा प्रतिबंधित था। ये तो संघ के लोगों ने, वीर सावरकर ने काम किया। और हम पूछते हैं कि इस देश में किसने कहा अकबर महान है? इन्हीं लोगों ने। हम कहते हैं राणा प्रताप महान है, ये औरंगजेब को महान मानते हैं। हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी महान है। और यदि आज भारत के लोगों को भारत की विचारधारा की बात कराई जा रही है तो इनको क्या आपत्ति है? सिर्फ तुष्टीकरण की आड़ में संघ को बदनाम करना। अरे इंटेंट देखो और कंटेंट देखो, पढ़ के बताओ भूपेश यादव जी और जोशी जी। भूपेश जी, इंटेंट देखो और कंटेंट देखो। कंटेंट का तो आपने इंतजार ही नहीं किया भूपेश जी, कंटेंट का आपने इंतजार नहीं किया, लेकिन राजनीति आपकी शुरू हो गई। क्योंकि किताब का कंटेंट आरएसएस है, आरएसएस की जो विचारधारा है और किताब की कंटेंट, दोनों में फर्क होगा। तुष्टीकरण की राजनीति ठीक है पंकज जी, मैं कांग्रेस की पूरी सरकार है, 70 साल की कांग्रेस सरकार, कपूर कमीशन, कोई संघ को दोषी साबित नहीं कर पाया आज तक। भूपेश जी, मैडम क्या इन्होंने कोई ऐसी कमेटी बनाई है जिसमें सभी तरीके के लोग हैं? कोई ऐसी कमेटी का गठन किया है जिसमें इस पे विचार किया होगा कौन से पाठ्यक्रम इसमें सम्मिलित किए जाएं?
क्या उसमें सभी दलों का, सभी समूहों का रिप्रेजेंटेशन है? मैं जानना चाहता हूँ, एक बात। दूसरी बात, तुष्टीकरण की राजनीति देश में कौन कर रहा है? ये सबको दिखाई दे रहा है और नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है। ये कहने की जरूरत नहीं है। जब मन से कहा जाता है गोली मारो सालों को, तो वो पता है कौन कह रहा है। जो कपड़े देख के पहचान लेते हैं वो पता है क्या इस देश में क्या फैला रहे हैं। जिनकी संस्थाएं, जो इलेक्शन कमीशन, जो 15 मिनट में जो चीज आ जानी चाहिए वो एक एक हफ्ते तक ये नहीं बता पाता कि कितने परसेंट। जरा मुझे ये बताइए कि जब चुनाव का माहौल बना, चुनावी माहौल बना, तो आपने संविधान बदलने की बात कही। आपने कहा कि बीजेपी कह रही है संविधान बदल देंगे, वो अगर सरकार में आएंगे संविधान बदल देंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद आकर के कहते हैं कि ये सिर्फ एजेंडे के तहत किया जा रहा है। हुआ भी यही, क्योंकि अगर आप देखेंगे संशोधन को, अगर आप संविधान पूरा बदलना कहते हैं तो फिर पूरी विचारधारा ही बदल जाएगी। संविधान बदलने की इनकी कोशिश है, वो तो हम बदलने ही नहीं दे रहे इनको। हम संविधान के आगे ढाल बन के खड़े हैं। अच्छा, कैसे बदल देंगे? कैसे तो भूपेंद्र जी? इनके तो छोटे छोटे एजेंडे करके एक बार कभी ये झंडा फहराने का विरोध करते रहे, आप ये किताब अपनी विचारधाराओं को थोपने का। सर, आपको पता है कि कांग्रेस के कार्यकाल के समय में लगभग 105 बार संविधान के अंदर संशोधन हुआ है, तो इसका मतलब तो ये है कि आपने पूरे संविधान को बदल दिया। अरे कांग्रेस के समय में मैडम 6 घंटे में कोई बिल पारित नहीं हुआ कि संसद के लोग संशोधन को आप संविधान बदलना क्यों कह रहे हैं? अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप कहेंगे कि आप तो बीजेपी की प्रवक्ता है। सवाल तो जायज है, सवाल तो पूछे जाएंगे। जो भी संविधान में परिवर्तन हुए वो रजामंदी लोगों के बकायदा पटल पे बिल रखने के बाद 2-2, 3-3, 48 घंटे, एक हफ्ते तक डिस्कशन होने के बाद हुए हैं। कोई भी ऐसा बिल नहीं है जो 6 घंटे में पारित, सुबह 12 बजे रखे और शाम को बिल बन गया। ऐसे आपने देखा है? वो आपने इसी रिजीम में देखा है पिछले 10 साल में होते हुए। जो संसद का जो हाल है वो आपने इसी 10 सालों में देखा। अच्छा, और संविधान का 42वां और 44वां संशोधन याद है आपको? जब आप कह रहे हैं कि 6 घंटे में बिल पास हो जाता है, तो वो याद है या नहीं याद है आपको? बता दीजिए। विपक्ष जेल में था और इमरजेंसी के समय में, वो आपको वो वक्त याद नहीं होगा। आप इमरजेंसी पे आज जब आप बैठते हैं और आपको दोबारा सरकार बनानी होती है, तो आप कहते हैं कि नहीं भाई, इमरजेंसी के समय हमसे गलती हो गई। इमरजेंसी का प्रोविजन संविधान में नहीं है क्या? इमरजेंसी का प्रोविजन है, और उस समय हो क्या रहा था? फिर आप माफी क्यों मांग रहे हैं? फिर आप जब सार्वजनिक मंच पर होते हैं तो फिर भूपेंद्र जी क्यों कह रहे हैं? मैं बताता हूँ क्या हो रहा था 1977। यानी कि आप आपातकाल का समर्थन कर रहे हैं ना भूपेंद्र जी? आपकी ही पार्टी के जो आपके पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भारत 24 के मंच पर कहते हैं कि हमसे गलती हुई, आप समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब? मैं बोलूं? आपसे तो सवाल पूछ रही हूं मैं। तो मुझे बोलने, सवाल भी पूछ रहे हैं, जवाब भी आप दे रहे हैं मुझे। आप पहले ये बताइए कि क्या आप समर्थन करते हैं? आपको लगता नहीं है वो गलती हुई? अरे आप मुझे जवाब देने देंगे तो मैं बताऊंगा ना। जवाब दीजिए। आप मुझे बताने नहीं दे रहे तो मैं कैसे बताऊंगा? दीजिए। क्या 1977 में यही लोग नहीं है पुलिस और मिलिट्री को भड़का रहे थे, देश के खिलाफ कह रहे थे कि सड़कों पे आ जाओ? कौन कह रहा था उस समय? कौन था वो लोग? कौन सा संगठन था? आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन सा संगठन था वो? डॉक्टर विवेक, ठीक है डॉक्टर विवेक, मिलिट्री और पुलिस को आरएसएस की विचारधारा को इशू बना करके हमेशा विपक्षी दल जो है वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता रहा। विचारधारा क्या कहती है? अरे मैं बताता हूँ। देखिए, विचारधारा जो है, आरएसएस की विचारधारा जो है ना, वो जो है राष्ट्र प्रेम की है और राष्ट्र निर्माण की है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे अनेक तत्व रहे जो कि किसी युग में नहीं, हर युग में रहे हैं, जो जिनको के सत्यता से, जिनको के धर्म से, जिनको के आत्मविश्वास से, जिनको के देश के गौरव से हरदम जो है समस्या रही है, तो उनको समस्या तो आने वाली है। देखिए, रही बात जो आरएसएस की बात लगातार हुई है, आरएसएस जो है, आप बात करें, आप लेफ्टिस्ट की बात करके पूरे के इतिहास को तोड़ दिया था, पूरे तरीके से बच्चों को गुमराह किया गया। तो अगर आप देखिए, आप देख लेकर आप राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो आपको बच्चों को ठीक से शिक्षा देनी पड़ेगी। भारत के जो गौरवशाली इतिहास है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारा विज्ञान था, उसके बारे में बच्चों को बताना पड़ेगा। और यह एक यूनिवर्सिटी नहीं, देश के सभी यूनिवर्सिटीज में और फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में, मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, ये चलाया जा रहा है। भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, जो भारत में हमारे जो टीचिंग लेसन है और IIMs से पढ़ाए जा रहे हैं, तो क्यों ना यूनिवर्सिटीज में बच्चे सीखे। अगर हायर एजुकेशन में आपको ठीक करना है, आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, तो जाहिर सी बात है, आपको पुरानी जो आपकी जो परंपरा है, जो आपका ज्ञान विज्ञान का जो केंद्र है, जो रामायण है, जो भगवत गीता है, जो आपका जो चाणक्य नीति है, उसको आपको पढ़ाना पड़ेगा ना। और यही बात किया जा रहा है।
अब अगर आप ये सोचते हैं किसकी तरफ से आ रहा है, जहां से भी ज्ञान आता है, जहां से भी नॉलेज आता है, वहां से आपको लेना चाहिए। आपको क्या समस्या है कि कहां से आ जाए? तो क्या लेफ्टिस्ट विचारधारा से तो नहीं आएगा। लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोगों ने लगातार इतिहास को लिखा है और अपने तरीके से लिखा है, देश को बर्बाद किया है। तब तो आप नहीं बोल रहे थे जब सही इतिहास पढ़ाया जा रहा है। भारत के लोगों में जो ग्लानि था, जो भारत के लोग अपने आप को कमतर समझते थे, जो हीन भावना थी, वो नहीं है। भारत जो है विश्व गुरु था और पहले से था, आज भी है। और इस परंपरा को अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको बताना तो चाहते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। और फिर जो ब्लूप्रिंट तैयार होगा उसका भी इंतजार विपक्षी पार्टी कर सकती थी।